तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष एस्टेट सीटेट इत्यादि परीक्षाओं के अंतर्गत आने वाले व्याकरण पाठ्यक्रम से सर्वनाम इस पाठ्य बिंदु को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने संज्ञा इस पाठ्य बिंदु का अध्ययन कर लिया था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वनाम इस पाठ्य बिंदु के अंदर से आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सब का समाधान इस एकमात्र वीडियो के अंदर आप सबको मिल जाएगा। और इसी तरीके से निःशुल्क एस्टेट सीटेट नेट जीआरएफ इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो आगे आने वाली जितने भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सर्वनाम को। तो सबसे पहला प्रश्न कि सर्वनाम की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। वस्तुतः हमने संज्ञा को पढ़ा था। संज्ञाएं किस लिए की जाती हैं? व्यवहारार्थम, व्यवहार करने के लिए। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम है, उसको संज्ञा कहा जाता है। तो सर्वनाम इत्युक्ते जो सबका नाम हो सके उसको सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनामों का प्रयोग संज्ञाओं के स्थान पर किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि वाक्य को सुंदर बनाने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है संज्ञाओं के स्थान पर। यानी एक ही संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से ना पुनरावृत्ति दोष भी आ जाता है और वह जिस प्रसंग को आप लिख रहे हो, जिस प्रसंग को आप पढ़ रहे हो, वह ना रोचक भी नहीं रह जाता। तो वाक्य के अंदर या किसी पाठ के अंदर, किसी निबंध के अंदर पुनरावृत्ति बार बार संज्ञाओं की ना हो, उस पुनरावृत्ति को रोक करके वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाया जाता है इन सर्वनामों के अंदर। इन सर्वनाम का प्रयोग आप किस तरीके से कर सकते हो, उसके लिए हमको इस सर्वनाम के जितने भी भेद हैं उनका अच्छे से अध्ययन करना होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कि सर्वनाम की परिभाषा। तो सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य को दोहराव से बचाता है। यानी बार बार, जैसे हमने कहा कि दशरथ एक महान राजा है, दशरथ के 4 पुत्र हैं, दशरथ की 3 रानियां हैं, तो बार बार दशरथ पद का प्रयोग करना काव्य की सौंदर्य को हटाता है। तो काव्य हमारा सौंदर्य से युक्त रहे, उसके लिए वाक्य के अंदर संज्ञाओं का पुनरावृत्ति बार बार ना हो, उसके लिए संज्ञाओं के स्थान पर जिन पदों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है और भाषा को स्पष्ट तथा सरल बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए कहा कि राज की किताब। एक तो ये कहना नहीं, जैसे मेरा नाम राज है और मैंने कहा राज की किताब, और उसके स्थान पर कहना मेरी किताब। तो यानी इसके साथ संबंध गूढ़ता के साथ दिखलाया जा सकता है। या राज खेल रहा है, राज नाच रहा है, राज भोजन कर रहा है, बार बार राजपद का प्रयोग करना उचित नहीं है। तो उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमने राज इस शब्द के स्थान पर, इस संज्ञा के स्थान पर वह इस सर्वनाम पद का प्रयोग कर दिया, वह खेल रहा है। तो यानी सर्वनाम पदों का प्रयोग संज्ञाओं के स्थान पर किया जाता है, वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाने के लिए किया जाता है, बार बार संज्ञाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए किया जाता है, भाषा को रोचक बनाने के लिए किया जाता है, भाषा को स्पष्ट तथा सरल बनाने के लिए सर्वनाम पदों का प्रयोग किया जाता है। अब सर्वनाम वस्तुतः होते कितने हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं ना। उन 6 भेदों के अंतर्गत जो सबसे पहला भेद है वह कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे हम सबको इसके बारे में पता ही है
जब भी हम पुरुष की बात करते हैं तो 3 पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम यानी कोई भी व्यक्ति है वह अपने आप को श्रेष्ठ बतलाता है। जैसे हम संस्कृत के अंदर अहम पद का प्रयोग करते हैं, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि। पठामि यानी मैं पढ़ता हूं, अहम ना। तो अहम को प्रत्येक व्यक्ति है ना उत्तम मानता है, स्वयं को उत्तम मानता है। तो उत्तम पुरुष के अंदर मैं हो गया, हम हो गया, मेरा, हमारा, मुझसे ना, मेरे लिए, मुझ में, तो जितने भी ये शब्द हैं, मैं, मुझको है ना, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरे से ना, ये सभी पद उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तदनंतरम मध्यम पुरुष, जिसको हम बात बतला रहे हैं उसके लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो तुम, आप, तुम्हारा, तुझको ना, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे लिए, तुझ में, तो ये जितने भी शब्द हैं यानी कोई हमारे सामने स्थित है उसके लिए हम जिन पदों का प्रयोग कर रहे हैं वे सब मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो ये शब्द अगर आपको दिखाई दें कहीं पर, मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझसे ना, या तुम, तुमको, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे लिए ना, एक वचन में हो या बहुवचन में हो, वह मध्यम पुरुष कहलाता है। और ना जब किसी अन्य व्यक्ति के लिए हम किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वह भी पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है। वह ना, उसको, उसके द्वारा, उसके लिए, उससे, उसका ना, या उनका, उसमें, ये जितने भी सर्वनाम हैं ये सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आने वाले हैं और ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपको ये पूछा जा सकता है कि मैं स्कूल जाता हूं, इसके अंदर कौन सा सर्वनाम है, तो आप इस मैं को देख करके, क्योंकि यह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, और कह सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम खेल रहे हो, तुम ना किसी हम मध्य व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, सेकंड पर्सन के लिए बोल रहे हैं जो आपके सामने स्थित है, उसके लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इन तीनों पुरुषों के अंतर्गत आने वाले जितने सर्वनाम हैं उनका प्रयोग अगर आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है तो वह भी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह बात आप सबको स्पष्ट हो गई होगी ना। तदनंतरम दूसरे स्थान पर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ना, यह सर्वनाम वह कहलाता है ना जिसके द्वारा किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का निश्चय होता है। जैसे ना, या तो पास की वस्तु का, जैसे मैंने कहा कि यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, या तो पास का ज्ञान हो सकता है या दूर का भी ज्ञान हो सकता है, वह पुस्तक है। तो यह इस पुस्तक का निश्चय करवा रहा है, कौन, यह, और यहां पर करवा रहा है वह। वह का प्रयोग आपने पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी देखा होगा। आपको यह ध्यान देना है कि वह अगर निश्चय करवा रहा है तब वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे यह मेरी किताब है, तो यह जो सर्वनाम है ये किसी है ना किताब का क्या करवा रहा है, निश्चय करवा रहा है। यह पास में रखी हुई है, तब यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा ना। मेरी किताब है तो मेरी भी यहाँ पर मेरी किताब है, तो मेरी के अंदर कौन सा सर्वनाम है, तो आप कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे वह उस पहाड़ी पर बैठा है, वह, अब यहां पर वह पद का तो प्रयोग किया गया, परंतु ना जिस व्यक्ति के लिए किया गया है उसके है ना वह पास है या दूर है उसका निश्चय करवा रहा है। तो वह शब्द यहां पर भी निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उस पहाड़ी पर बैठा है, उस यहां पर उस पहाड़ी के बारे में बतलाया जा रहा है ना, तब भी यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना। इतना आपको ध्यान रखना है। यानी वे सर्वनाम जिसके द्वारा किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का
ना पास होना या दूर होने का निश्चय होता है, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इतनी बात आप सबको स्पष्ट हो गई होगी। अब इसी क्रम में जो तीसरे स्थान पर सर्वनाम आता है वह है अनिश्चयात्मक। निश्चयात्मक सर्वनाम का बिल्कुल विपरीत, जिसके द्वारा निश्चय होता है वह निश्चयात्मक, और जिसके द्वारा निश्चय नहीं होता वह अनिश्चयात्मक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति को दर्शाता है, जैसे कोई, कुछ। किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए कि कोई है तो अब उसका निश्चय नहीं है कौन है ना। जैसे कोई आया है दरवाजे पर, है ना, घर वाले ने पूछा किसने डोरबेल बजाई और आपको बोला कि डोरबेल पर जाकर के देखो, दीवार पर जाकर के देखो कौन है, तो आप गए ना और आपके घर वाले ने आवाज लगाई, ये तो कौन आया है, ऐसा कहा। तो कौन से भी, यानी जो पूछ रहा है उसको इस चीज का अनिश्चय है, पता नहीं है कौन नहीं है ना? तो कोई आया है, अब यहां पर भी निश्चय नहीं है कौन आया है, चाचा आया है, ताऊ आया है ना, भाई आया है, बहन आई है, तो कोई पता नहीं है, तब भी यह अनिश्चयात्मक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मुझे कुछ दीजिए, मुझे कुछ दीजिए, मुझे यहां पर सर्वनाम हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। कुछ दीजिए, निश्चय नहीं है कि आप क्या मांग रहे हैं, आप खाने की वस्तु मांग रहे हैं, आप खेलने की वस्तु मांग रहे हैं, बस, है ना, मुझे कुछ दीजिए। यह छोटा सा बच्चा कहता रहा है ना, मुझे तो चाहिए, कुछ चाहिए, तो ये नहीं बताएगा कि क्या चाहिए, तो यानी उसका भी अनिश्चय है। जहां पर किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का अनिश्चय होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है ना। इतना आप सबको ध्यान में रह गया होगा। उसके बाद ये 3 सर्वनाम हमारे हो गए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तदनंतरम आता है संबंधवाचक सर्वनाम ना, जिससे किसी के संबंध का पता चलता है ना, यानी जो एक वाक्य को दूसरे से जोड़ता है। जैसे जो, सो, ये कह दिया हमने कि जो मेहनत करता है सो सफल होता है। ये आपको संबंधवाचक जो सर्वनाम है वह, है ना, आसानी से पहचान में आ जाएगा। या आप बोल देते हो, या आपने कई बार ऐसे ऐसे वाक्यों का प्रयोग देखा होगा, है ना, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी, ये दोनों आपस में जोड़ रहे हैं, है ना। ये गलती से लिखा गया यहाँ पर, यहाँ से शुरू करेंगे इसको ना। तो ये संबंधवाचक है, जिससे आपको, है ना, एक वाक्य का जुड़ने का पता चलता है। जो मेहनत करता है सो सफल होता है। यदि तुम घर जा रहे हो तो मेरे लिए यह सामान लेकर के आओ, तो 2 वाक्य को जोड़ दिया, है ना। यदि तुम घर जा रहे हो तो मेरे लिए सामान लेकर के आओ ना? जिसकी लाठी उसकी भैंस, या यथा राजा तथा प्रजा ना। ये जो सर्वनाम एक वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं ना? यदि आवश्यकता है तो भोजन करो, नहीं तो नहीं करो। तो जो सर्वनाम एक वाक्यों को दूसरे से जोड़ने का काम करता है वह कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम ना। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य के साथ संबंध जाना जाता है वह कहलाता है। जो जागेगा सो पाएगा ना, जो सोएगा सो खोएगा, है ना। ऐसे जो सर्वनाम हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, संबंध बतलाने का काम करते हैं, वह कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। यह भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। सबसे पहले पढ़ा हमने पुरुषवाचक सर्वनाम ना, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद पढ़ा हमने निश्चयवाचक, तदनंतरम पढ़ा हमने अनिश्चयवाचक, और उसके बाद पढ़ा हमने संबंधवाचक। 4 सर्वनाम आपको
सरल तरीके से समझ में आ गए होंगे और परीक्षाओं के अंदर एस्टेट के अंदर लगभग एक प्रश्न तो यहां से रहता है। आपको एक वाक्य को देख करके पूछ लिया जाएगा कि इसके अंदर कौन सा सर्वनाम है, और या पूछ लिया जाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे 6 भेद हैं ना। इस वाक्य के अंदर से जो रेखांकित पद है किसी के अंदर ऐसे नीचे रेखांकित कर दिया जाएगा, कौन सा सर्वनाम है, ऑप्शन में आपको 6 में से कोई ना कोई 4 मिल जाएंगे ना? उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जहां पर प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन है ना, क्या ना, कौन आ रहा है ऐसा आपने प्रयोग कर दिया, या क्या खा रहा है, तो यहां पर भी ना ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी प्रश्न का बोध होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या बोल देते देखो तो कौन आया है, तो यहां पर प्रश्न के लिए प्रयोग किया गया, और अगले में कोई आया है तो यह संबंधवाचक हो गया। किसी ने कहा कि आपने क्या खाया, तो क्या खाया यह भी एक प्रश्नवाचक है। तो जहां पर जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यह भी आपको पंचम स्थान पर जो युक्त प्रश्नवाचक सर्वनाम है यह भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के अंदर निज जो यानी अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। निज का अर्थ होता है अपना, है ना। तो जो सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है ना। जैसे अपना, है ना, कि अपना घर है, तो यह भी अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है ना। कि अपनी बहन है, ये तो अपने लोग हैं ना। या कई बार हम बोलते हैं कि मैं तो अपने आप कर लूँगा, खुद कर लूँगा, तो ये जो है ना कि आपका प्रयोग मिलता है, कहीं पर स्वयं का प्रयोग मिलता है, मैं स्वयं कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगा ना, मैं स्वतः कर लूँगा। ये शब्द जहाँ पर आपको दिखाई दें तो यह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर भी मिल जाएगा। आप घर जा रहे हैं तो पुरुषवाचक बन गया आप। मैं अपने आप काम कर लूंगा तो यह स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तब वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा आप। मैं आप चला जाऊंगा, यह भी निजवाचक सर्वनाम है। तो अब आपको यह 6 सर्वनाम स्पष्ट हो गए होंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, तुम अपने आप को पहचानो। तो यह पुरुषवाचक हो गया। अपनी ना खुद के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो वे सर्वनाम जो खुद के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, कर्ता कारक स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इतना आपको स्पष्ट हो गया होगा। और 6 सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह कहलाता है जिसके मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम को बतलाएंगे। उसके बाद जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चय हो रहा है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। यह मेरी पुस्तक है। जिससे किसी वस्तु का अनिश्चय हो रहा है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई आया है। जो वाक्य को जोड़ने का काम करता है वह संबंधवाचक, जो करेगा वह पाएगा। जिससे किसी प्रश्न का पता चल रहा है वह प्रश्नवाचक, क्या खा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा है वह निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 सर्वनाम थे और ये 6 सर्वनाम आपको स्पष्ट हो गए होंगे। तो सर्वनाम का प्रयोग ना, ये महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ, इन सबको आप सब जानते ही हैं कि सर्वनाम का प्रयोग दोहराव से बचने के लिए होता है। बार बार हमको एक ही संज्ञा का प्रयोग ना करना पड़े, उसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के बाद ही होता है या संज्ञा के स्थान पर होता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। हर सर्वनाम किसी न किसी संज्ञा को दर्शाता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और सर्वनाम के साथ क्रिया का
लिंग वचन बदलता है। सर्वनाम का प्रयोग जैसे ही आप करोगे, सर्वनाम के साथ क्रिया का लिंग ना और वचन बदलता है। या आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हो कि सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन कभी भी लिंग से नहीं होता ना, कारक व वचन के अंदर ही परिवर्तन होता है ना। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर अगर आप अच्छे तरीके से दे पा रहे हो तो आपका यह जो सर्वनाम का जो पाठ्य बिंदु था जो आपने पढ़ा, इसके अंदर से परीक्षा के अंदर आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? कौन, जो, तुम, कोई। अब इनके अंदर से कौन है ना, कि कौन है या जो या तुम या कोई, तो आपको एक एक के ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि इन कौन के अंदर कौन सा सर्वनाम हो सकता है, जो के अंदर कौन सा हो सकता है, तुम के अंदर कौन सा हो सकता है, या कोई के अंदर कौन सा हो सकता है। कोई आ रहा है, कोई है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया तुम, तो इसका सही आंसर जो है वह तुम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। जो का प्रयोग संबंधवाचक के लिए किया जाता है। उसके बाद यह मेरी किताब है, यहाँ कौन सा सर्वनाम है? यह मेरी किताब है, तो इसके अंदर यह मेरी किताब है, यह इस पद के द्वारा है ना किताब का निश्चय हो रहा है कि हमारे पास है। तो जिससे किसी वस्तु का निश्चय होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण तो आप सीधा देख करके बोल सकते हो, जो, सो ना। कौन, यह है ना, में कौन सा सर्वनाम है? कौन या कौन है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि कौन है। ऐसा अगर आपने प्रयोग किया तो तब भी है ना यह प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा। कौन है, हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम की तो एक सबसे अच्छी पहचान यही है ना, अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर मिलेगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा हो सकता है कि कुछ कुछ खा रहा है। कौन किसका हो गया? कौन प्रश्नवाचक का हो गया। वह किसका हो गया? यह पुरुषवाचक का हो गया है ना। जो, यह इसके अंतर्गत आता है, संबंधवाचक के अंतर्गत। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों का हल कर सकते हो। तो 5 प्रश्न और देख लेते हैं, आपको यह जो पाठ्य बिंदु है यह स्पष्ट अच्छे तरीके से हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम पहचानिए। इसके अंदर अपना यह एक निजवाचक सर्वनाम है ना, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। कोई है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह ना, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं अपनी किताब पढ़ता हूं, इसमें कितने सर्वनाम हैं ना, यह भी प्रश्न हो सकता है। मैं अपनी किताब पढ़ता हूं, तो मैं अपनी 2 हो गए, तो इसका 2 आंसर ठीक रहेगा। मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। मध्यम पुरुष के लिए आपने किन का प्रयोग किया था ना, आपका। वह का प्रयोग अन्य पुरुष के लिए किया जाता है। मैं का प्रयोग उत्तम पुरुष के लिए किया जाता है। जो मेहनत करते हैं सो सफल होते हैं ना। यहाँ पर जो और सो को देख करके आपको ध्यान में आ गया होगा कि यह संबंधवाचक सर्वनाम है। तदनंतरम वह दूर बैठा है, यहाँ पर सर्वनाम क्या दर्शा रहा है? वह दूर बैठा है, तो वह दूर बैठा है। वह के द्वारा आपको पता चल रहा है कि किसी दूर के बारे में चर्चा हो रही है। नहीं तो यह बोल सकता कि यह बैठा है, यहाँ दूर नहीं होता तब भी हमको ज्ञान हो जाता वह बैठा है। इसको देख करके ज्ञान हो जाता है कि वह शब्द से किसी दूर की वस्तु की ही चर्चा हो रही है। यह कई बार आ जाए आपके सामने तो आप ऑप्शन को देख करके भी काट सकते हैं। निजवाचक हो नहीं सकता, स्वयं के लिए प्रयोग नहीं है। अनिश्चयवाचक हो नहीं सकता क्योंकि हमको निश्चय हो रहा है ना। तो पास की वस्तु के लिए है नहीं, तो दूर की वस्तु के लिए है ना। इस तरीके से आपके समक्ष ना अगर ये सर्वनाम के प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से उनका हल निकाल सकते हैं। तो आशा है कि आप सबको इस सर्वनाम पाठ्य बिंदु की स्पष्टता हो गई होगी। पुनः हम आप सबके समक्ष आएंगे है ना, एक नए पाठ्य बिंदु को लेकर के। और हमारा ये ध्येय है कि एस्टेट की परीक्षा से पहले
आप सबको हिंदी के अंतर्गत आने वाले जो 15 प्रश्न हैं उनका समाधान आप आसानी से ढूंढ पाओ, उसके लिए हम सब कटिबद्ध हैं। तो पुनः आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अग्रिम कालांश में।